अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 जो बेस करती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पे। तो हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को रीड आउट कर लेते हैं। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो बुक में डेफिनेशन है वो हमारे पास है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आर बेसिकली हमारे पास कॉमन रेशियो है टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो पिछली मुद्दत वाली टर्म है उससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंटली एक ही टर्म से मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। जैसे हमारे पास कॉमन डिफरेंस था अरिथमेटिक सीक्वेंस पे, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही थी तो इसमें कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन होती है। अब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है कि अरिथमेटिक में जो हमारे पास कॉमन चीज़ होती है वो डिफरेंस होती है और ज्योमेट्रिक में कॉमन रेश होती है। अगर हम अपनी एग्जांपल ए को देखें तो हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं उसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, +7 का, तो ये अरिथमेटिक है। अब हम अपनी बी एग्जांपल को देखें तो उसमें कॉमन रेशो क्या आ रही है, यानी हम मल्टीप्लिकेशन किससे करवा रहे हैं, सेम नंबर हमारे पास है 1/3। हम ये नहीं देखेंगे हम डिवाइड करवा रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन किससे करवा रहे हैं, 1/3। तो ये हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमारे पास जो 4 टर्म्स गिवन है उसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास हमें पता है कि A1 होगी, और जो कॉमनली हमारे पास चीज़ चल रही है वो कॉमन रेशो है और R है वो। अब इसके बाद हमने इसकी जनरल टर्म बनानी है, तो हम क्या करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो 4 टर्म्स गिवन थी उसकी वैल्यू क्या थी, सब में कॉमनली A1 आ रहा था, तो हम सब के साथ A1 लगा देंगे। अब जो R की पावर थी वो हमारे पास क्या आ रही थी, फर्स्ट में हमें R नहीं दिखा, यानी R की अगर हम पावर 0 लगाएं तो वो इक्वल टू 1 नहीं होता, तो हम R की पावर 0 लगा देते हैं। सेकंड वाली पे हमारे पास R की पावर 1 थी। इसी तरह थर्ड वाली पे हमारे पास R की पावर 2 है, एंड फोर्थ वाली में हमारे पास R की पावर क्यूब है। अब इसको ओवर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें जनरल फार्मूला बनाने के लिए, तो हमारे पास 0 कैसे ऑब्टेन होगा, 1 - 1, 1 कैसे ऑब्टेन होगा, 2 - 1, 2 कैसे ऑब्टेन होगा, 3 - 1, एंड 3 4 - 1। तो हम जनरली देखें तो हमारे पास n की एक फॉर्म चलिए, यानी n की पावर अगर हम 1 से 4 तक लगाएं तो हमारे पास सिर्फ n की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी हमारे पास -1 भी सेम है, A1 भी सेम है और R भी सेम है। तो हम सिर्फ n लगा देंगे, 1 2 3 4 की जगह अगर हम जनरल टर्म बनाते हैं तो हम उसको n कर देंगे, यानी ये जनरली n टर्म्स तक जा रही है। तो हमारे पास an इक्वल टू A1 R पावर n-1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आते हैं। अब 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें है कि हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सा है वो बताना है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कब होगा, जब इनके दरमियान कॉमन रेशो होगी, तो उसको भी फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा था कि इसका ज्योमेट्रिक अपने सीक्वेंस है या नहीं ये बताना है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, तो इनके दरमियान कॉमन रेशो होनी चाहिए। कॉमन रेशो का मीन आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी दो टर्म्स हैं, जैसे 2 और 1 या 3 2 या 4 3, इनके दरमियान जो रेशो है वो सारी कॉमन होनी चाहिए। और अगर आप इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़े तो मल्टीप्लाइंग का मतलब है कि यहाँ पे समझे कि ये 1 का स्केयर है तो ये 1 का क्यूब होना चाहिए, और ये 1 की पावर 4 होनी चाहिए, और ये 1 की पावर 5। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं 3, और फोर्थ टर्म भी 4। मैंने ये पैटर्न दे दिया है। अब आप अपनी मर्ज़ी का भी पैटर्न बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे। अब हम क्या करेंगे कि रेशो निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा देंगे, इसी तरह थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, और इसी तरह फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से। अब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या थी 2, और फर्स्ट टर्म 1, तो 2 को डिवाइड कराया 1 से तो 2 आ गया। देन हमने थर्ड टर्म को डिवाइड करवाया सेकेंड टर्म से, तो हमारे पास आ गया 1.5। और इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म को डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.33। और अगर इसको राउंड करके लिखें तो जो 5 से लेस नंबर होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, तो यानी 1.3, या आप 3 3 तक भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है।
इसके बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई है और हमारे पास हम देख सकते हैं कि तीनों रेशो आपस में डिफरेंट है, यानी कॉमन रेशो नहीं है। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस दिस सीक्वेंस is not geometric because their common there are not common ratio। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की टर्म्स है 10, 100, 1000। अब आप देख सकते हैं, ये देखने से ही पता चल रहा है ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है और ये 10 की पावर 3, यानी 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 टाइम करेंगे तो 100 आएगा और 10 को 3 टाइम करेंगे तो 1000। अब हम अपनी टर्म्स लिख लेते हैं 10, 100 एंड थर्ड टर्म में 1000। अब हम अपनी रेशो फाइंड करेंगे। अब रेशो फाइंड करने के लिए क्या था कि हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा देंगे, यानी 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 कट एंड 10 लेफ्ट। अगेन अगर हम रेशो को करेंगे डिवाइड तो हमारे पास क्या आएगा 1000, यानी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म मीन्स 100। अब 0 कट बाय 0 एंड देन आंसर लेफ्ट 10। तो हमारे पास ये सीक्वेंस में कॉमन रेशो हमारे पास आ गई है 10 है, और हम इसको कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक because their common ratio is 10। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया है हमने 2, 4, 8 को उनकी टर्म्स में पुट कर दिया, देन रेशो फाइंड किया 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 4 में। तो हमारे पास 2 आंसर आया और ये सीक्वेंस पे ज्योमेट्रिक होगा क्योंकि उसकी कॉमन रेशो है 2। अब 2 को अगर हम देखें बाय पर्पस हमारी डेफिनेशन के देखें तो 2 की पावर अगर 1 करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है। इसी तरह 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 को 3 टाइम तो 8 आता है। अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया कि हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब मैंने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराया तो मेरे पास 1/2 आंसर आया है। सिमिलरली मैंने थर्ड टर्म को डिवाइड कराया है सेकंड टर्म से, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 इज आल्सो इक्वल टू 1/2। तो हम अगर देखें कि हमारे पास ये सीक्वेंस हमें पता चल के ज्योमेट्रिक है और कॉमन रेशो 1/2 है, मगर 1/2 का क्या होगा स्केयर या क्या होगी उसकी पावर जो वो सारी वैल्यूज हमारी आ रही है। तो आते हैं कि हम मालूम करें कि 1/2 से हमारी ये सीरीज़ कैसे बनी। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 की थोड़ी सी फॉर्म चेंज करेंगे, क्योंकि हम पावर लेते हैं ना। अब इसकी क्या पावर लेंगे जो हमारे पास 16 आ जाए। अगर देखें नीचे अगर नेगेटिव पावर हो तो वो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती है, यानी हमने 16 लाना है तो हमें ऊपर इसको लेके जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो इसमें नेगेटिव पावर लगा देंगे, पावर नेगेटिव लगा देंगे, और देन हम इसको ऊपर लेके जाने के बाद क्या नंबर आएगा जो 16 ले आए 2 पे। तो 2 की पावर अगर 4 हो, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आ जाता है। तो अगर हम 2 की पावर -4 करें तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले ये 2 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और देन की 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16। सिमिलरली अगर हम 1/2 में 2 की पावर 3 लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर जाके 2 की पावर 3 एंड 2 3 दा, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 8। अगेन 1/2 -2, तो हमारे पास अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो 2 की पावर 2 हो गई और आंसर क्या गया 4। सिमिलरली आगे कंटिन्यू है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जिसकी टर्म्स हैं 6, 18, 24। तो हम पुट कर देंगे 6, 18 एंड 24। अब रेशो निकालेंगे 18 डिवाइडेड बाई 6 की, तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 दा 6 एंड 6 3 दा 18, सो 3,
और देन अगेन हम निकालेंगे 24 डिवाइडेड बाय 18, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें ये कहीं से भी सिमिलर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कहीं से भी सिमिलर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। सो दिस इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप स्टेटमेंट को चेंज करके लिख सकते हैं, बस आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन को डिफाइन कर रही है। हम चाहे लिखें दिस सीक्वेंस इज नॉट ज्योमेट्रिक, या हम लिखें दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो दोनों बात क्वेश्चन को डिफाइन करिए कि हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का बताया कि वो है या नहीं है। कोस दे हैव नो कॉमन रेशियो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 1 1 0 1। ये टर्म्स हैं, तो हम अपनी टर्म्स को पुट करते हैं 1 1, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म 1। अब अगर हम रेशो फाइंड करें सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास आ जाएगी 1। अगेन अगर हम थर्ड टर्म के लिए डिवाइड करें तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो हमारे पास 0 आ जाएगी। और इसी तरह हम फोर्थ टर्म के लिए डिवाइड करें, यानी फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारे पास 1 है और थर्ड टर्म 0 है। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो इन्फिनिटी आंसर होता है, यानी उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। वो आपकी जिस तरह यूनिवर्स इन्फिनिटी है, यानी आप जानते नहीं हैं वो कितने जगह तक महदूद है, लातादाद में लामहदूद स्टार्स हैं, तो इसी तरह इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, क्योंकि इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, हमें नहीं पता ये किधर जाके स्टॉप होगा, तो हमारे पास उसको कहते हैं इन्फिनिटी। तो इसके बाद आ जाते हैं हैंस, तीनों आंसर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक sequence because there have no common ratio। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है जो हमें गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इनकी हेल्प से। तो हम सबसे पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 6 में हमें कहा गया है कि फाइंड द फिफ्थ एंड एंड टर्म, यानी एंड टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो हमें गिवन है 1 2 4 8। अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमें पता था कि 1 क्या है और r किस तरह निकालना है, हमने रेशो निकालनी है। तो रेशो किस तरह निकलती है दो टर्म्स की, कि हम सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास रेशो आ जाती है। सिमिलरली हम 4 को डिवाइड कर दें 2 से और 8 को डिवाइड कर दें 4 से, कोई भी दो टर्म्स हो सकती हैं। हमारे पास रेशो कॉमन आ गई 2। देन हमने फार्मूला लगाया है an=a1r⁻n-1। अब हमें a1 भी पता था और r भी, तो हमने r की वैल्यू भी लगा दी और a1 की भी। देन हमने जनरल टर्म फाइंड कर ली, हमारी जनरल टर्म जो an आ गई। तो हमने जब फिफ्थ टर्म के लिए फाइंड करना था तो हमने सिर्फ लिखा पुट n=5 और हमने n की जगह 5 लगा दिया, तो a5 = 2 पावर 5 - 1, 5 - 1 = 4। तो हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो = 16, यानी हमारे पास a5 = 16। अब हमारे पास टर्म्स है 1 4 16 64। इसको यूज़ करते हुए हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, उससे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। an = a1r पावर ना n-1। तो अब जनरल टर्म में हमें क्या क्या चीज़ें मालूम है, a1 भी मालूम हो सकता है और r भी हो सकता है। r हम इनमें से किसी भी दो कंसेप्टिव टर्म्स का फाइंड कर सकते हैं और a1 हमारे पास स्टार्टिंग टर्म। तो a1 आप सब जानते हैं कि a1 हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म, तो वो 1 है। और अगर r फाइंड करना है तो इनमें से किसी भी दो टर्म्स का रेशो ले लेंगे, यानी हम अगर 4 और 1 का रेशो लेते हैं तो हमारे पास टर्म आ जाती है हमारी। अच्छा, रेशो हमारे पास 4 आ गई है और a1 1 आ गया। अब हम पुट कर देंगे an = a1 की जगह हम पुट कर देंगे 1
एंड आर की जगह 4, तो हमारे पास 4 पावर n-1। तो इसके बाद an इक्वल टू 4 n-1। अब अगर हम इसको दोबारा इस जनरल टर्म को सीक्वेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो हम n की जगह सिर्फ वैल्यू लगाएंगे, यानी अगर हमने a1 फाइंड करना है तो 1 लगा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे भी a1 आ गया और यहाँ पे 1 लगा के हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 - 1 0। तो किसी भी नंबर की वैल्यू अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमारे पास वो इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड स्टेटमेंट के लिए देखें, 2 लगा लें तो 2 - 1 1, तो 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह अगर इधर 3 लगाना है तो 3 - 1 2 एंड 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, तो हमारे पास यानी टर्म्स सही आ रही है। सो ऑन इसी तरह चलता रहेगा, तो हमारे पास ये जनरल टर्म आ गई। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 6 12 24 48। अब इसकी अगर हमें पता है कि a1 हमने देखना है और r देखना है। a1 हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग टर्म 6, और r हमारे पास क्या है, किसी भी दो टर्म्स की रेशो। तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स ही लेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जनरल टर्म फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग जनरल टर्म। ये पैटर्न का मतलब ये नहीं कि आपने इसी पैटर्न में लिखना है, आप अपने पैटर्न से भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने पहले डाटा लिखना है, इसके बाद फॉर्मूला लिखना है, और देन फार्मूला लिख के उसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़। ये फार्मूला an लिखेंगे। an हमारे पास क्या था, a1 r की पावर n-1। तो अब a1 की जगह आ गया 6 और r की जगह आ गया 2 एंड n-1। तो हम इसको देखें तो हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। तो हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 15 45 135। तो हमारे पास a1 क्या है 15, r क्या है 45, और देन हमारे पास डिवाइडेड बाय 15, और ये आंसर आ गया 3। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45। तो हमारे पास इसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला, and our formula is an equal to a1 r power n-1। so a1 equal to 15 and r equal to 3 power n-1। so this is our general formula, and again a1 is equal to 200, r equal to 100 divided by 200, 0 0 कर 1 divided by 2, and by using formula an equal to a1 r n-1, and a1 equal to 200 and r equal to 1 by 2 n-1। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें जनरल टर्म्स गिवन है, तो हमने उससे 4 टर्म्स फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर जनरल टर्म इज an इक्वल 4 डॉट 4 डॉट का मतलब है 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -4 और उसकी पावर n-1। अब हमें गिवन डेट हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। इसके बाद हम उसमें पुट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमें a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 और a4 फर्स्ट 4 टर्म्स। अब आपको यहाँ पे गिवन नहीं है कि आपने कितने तक टर्म्स फाइंड करनी है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लें, फर्स्ट 4 या फर्स्ट 5। तो इसमें हमारे पास अब a1 फाइंड की है, तो इसमें जिधर जिधर n था उसने 1 पुट कर दिया और 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया पावर में। अब हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो हम उसको इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4। सिमिलरली हमने 2 में भी यही किया और 3 में भी और 4 में भी। तो हमारे पास a2 आ गया -16, a3 आ गया 64 और a4 आ गया -256। अब हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस 4 -16 64 एंड -256 और सो ऑन, जहाँ तक आप फाइंड करना चाहें। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
अब हमारे पास ये जनरल टर्म गिवन है। अब क्या करेंगे, हम इसमें 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 2 3 4। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग टेबल बना लिया है, एन ए एन और टर्म का 3 कॉलम्स बनानी है उनके तीनों के। अब इसके बाद अगर मैंने A1 फाइंड करना है तो मैं जनरल वैल्यू में सिर्फ n की जगह 1 पुट करूँगी और A1 फाइंड हो जाएगा। तो अगर इसमें 1 पुट किया तो 1 - 1 0, तो 2 की पावर 0, तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 2 की पावर 0 1 हो गई है, तो 3 × 1 इक्वल टू 3। इसी तरह अगर हमने A2 फाइंड करना है तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे और 2 की पावर 1 हो जाएगी, यानी 2 और 2 × 3 इक्वल टू 6। इसी तरह A3 के लिए यहाँ पे 3 पुट करेंगे, देन 2 की पावर इक्वल टू 4, 2 की पावर इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा। 4 × 3 इज इक्वल टू 12। अगेन हम A4 के लिए करेंगे तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 एंड 8 × 3 इक्वल टू 24। तो हमारे पास इसका जनरल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या आ गया है, 3 6 12 24 और आगे सो ऑन के लिए 3 डॉट्स। अब आप इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ आवर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर आवर फर्स्ट 4 टर्म्स, और आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास जो जनरल टर्म गिवन है उसमें बारी बारी अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसमें 1 - 1 0, तो हमारे पास 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो यानी 4 आ गया। अगेन हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 - 1 किया तो 1, तो 2 की पावर वही हमारे पास आ गई 2, तो 2 4 द 8। अगेन हम करेंगे A3 के लिए, तो 3 - 1 2 एंड 2 की पावर 2 4, 4 4 द हमारे पास आ गया 4 4 द आ गया 16। और इसके बाद हम अगेन करेंगे तो A4, तो 4 - 1 3 एंड 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 4 द हमारे पास आ गया 32। तो हमारे पास इसका जनरल सीक्वेंस होगा 4 8 16 32। सिमिलरली हम इसके लिए अगर देखेंगे तो हम इसका वही बनाएंगे, N A N और टर्म। अब इसकी सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए हम देखते हैं A1। तो अब इसका A1 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी इसकी पावर 0 हो गई, तो हमारे पास ये सिंपल 1 हो गया और ये 25 रह गया। तो 25 सेकेंड टर्म के लिए फाइंड करेंगे कि तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1, यानी 2 - 1 1, तो 1 हमारे पास यानी -1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 25। तो अगर -1/2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनता 25 और साथ में माइनस और साथ में नीचे 2। अब थर्ड टर्म के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 2, तो 2 हमारे पास यहाँ पे अगर इसका 2 लें, इसकी पावर स्केयर लें, तो हमारे पास क्या हो जाता है, -1 का अगर हम स्केयर लें तो -1 माइनस माइनस प्लस और 1 1 द 1, तो 1 आ जाता है और नीचे 4 आ जाता है 2 की पावर, तो 4 आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया 25 से, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। सिमिलरली 4 के लिए अगर किया तो 4 पे क्या होगा, यहाँ पे 4 - 1 3 हो जाता है, और इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब लिया जाए तो हमेशा इक्वल टू नेगेटिव ही होता है, तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन नहीं रिमूव होगा। अगर इवन नंबर का लिया जाए, यानी 2 का 4 का 6 के पावर हो, तो हमारे पास ये प्लस हो जाता है, मगर ऑड नंबर में कभी भी ये प्लस नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -7, और इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8, तो नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर 25 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसकी टर्म्स होंगी, और हमारे पास इसका आंसर है 25 -25 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड बाई 4, 25 डिवाइडेड बाई 8, -25 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास सोन कंटिन्यू है। इसका फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास है A1, और इधर 1 पुट किया तो अगेन हमारे पास ये 1 होगी स्टेटमेंट, और ये 5 आ गया। अब इसी तरह 2 के लिए पुट किया तो A2, और 2 पुट किया तो ये अगेन 1 हो गई पूरी स्टेटमेंट, तो हमारे पास 1/5 यानी 5
तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 5 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अगेन हमने 3 के लिए किया तो 3, और हमारे पास यहाँ 3 माइनस 1 2 होता है, यानी इसका 25 हो जाएगा। और 25 हमारे पास यानी स्केयर ले लिया ना हमने 5 का, तो 25 हो गया। और 5 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1/5। और इसी तरह अगर हम 4 के लिए करें तो A4, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1 3, और 3 इसका लिया तो हमारे पास 125 आता है। और 125 5 डिवाइडेड बाई 125 इक्वल टू 1/25। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं नीचे कि हमारे पास 5 1 1/5 1/25 का सीक्वेंस है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जनरल टर्म फाइंड करनी थी, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इंडिकेटेड टर्म। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 पे आते हैं। हमारे पास गिवन है कि हमने जनरल टर्म से A4 टर्म को फाइंड करना है। तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है A यानी A1 और R रेशो। तो हमारे पास अब कॉमन रेशो भी गिवन है और A1 भी गिवन है, तो A4 फाइंड कर सकते हैं। अब हम सिर्फ कह सकते हैं पुट n इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A4 और A1 R n माइनस 1। तो अब हमारे पास A1 क्या गिवन था 20, और R क्या गिवन है 10, और यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया था, तो 4 माइनस 1 3 हो जाना था। तो ये 10 की पावर 3। तो हमारे पास अब 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है? 10 की पावर 3 इक्वल होती है 1000 के। 1000, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 20,000। 3 0 इसके 1 इसके, हमारे पास 20,000 आ गया। हमारे पास ये A4 की टर्म आ गई। अब अगर हमने ये सेकंड वैल्यू का फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। अब हमने पुट क्या करना है, हमने 7 के लिए फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 7। तो A7 इक्वल टू A1 R 7 माइनस 1 6। तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। तो अब A1 हमारे पास गिवन है 3 और R हमारे पास है 3 और 3 की पावर 6। तो A7, और ये हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है इसका 2187। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पुट करना है n इक्वल टू 5 फॉर फिफ्थ टर्म। तो हमारे पास क्या आ जाता है A5 इक्वल टू A1 R R4 हो गया, और ये A1। तो अब हम A1 की जगह पुट कर देंगे 5 12, और R की जगह पुट कर देंगे 1/2 और इसकी पावर 4। तो हम इसकी अगर कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। सो A फिफ्थ टर्म का आंसर है 32। अब हमने फाइंड करना है A10, तो हम उसके लिए पुट करते हैं n इक्वल टू 10। अब हम जनरल फार्मूला हमें पता है क्या है, तो हम उसकी जगह वैल्यूज़ लगा देंगे। A10 इक्वल टू A1 R और उसकी 10 माइनस 1 9। अब हम A1 की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे 7 और R की जगह 2 की पावर 9, और इसके पास हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 3584 3584, और ये हमारे पास A10 की वैल्यू है।